दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि 1853 का तक का जो एक्ट आए थे, जो अधिनियम आए थे, उनको हमने देखा। तो अब उसके बाद जो 1800 इसके बाद 1853 के इसके बीच में 1857 की क्रांति हो गई विभिन्न नीतियों और पॉलिसियों के कारण। इसको हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे मेंस की, तो उसमें पता चलता है क्यों, कारण, तत्कालिक कारण क्या थे, दीर्घकालिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो क्रांति हो गई 1857 में। क्रांति होने के बाद में प्रशासन में कैसे सुधार आया, क्राउन जो थी, वहाँ की सरकार थी ब्रिटेन की, वो भारत में क्या क्या चेंजेज लाई, उसके बारे में हम देखते हैं। तो 1858 से और 1947 तक जो वहाँ पे ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी वो कैसे कैसे बदली है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो पहला चेंज क्या हुआ, तो जस्ट तुरंत बाद ही, जैसे 1857 की क्रांति खत्म हुई, उसके बाद 1858 में ही एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत सुशासन अधिनियम भी इसको कहा जाता है, भारत सुशासन अधिनियम भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे, पहला प्रावधान क्या था इसका, तो इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरा समाप्त कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उन्होंने मान्यता दी थी 1600 ईस्वी में, जो उनको अधिकार दिए थे, पूरा समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन को समस्त शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया, तो 1858 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया, लगभग 250 साल बाद। 1600 में बनी थी, 1858 में समाप्त हो गई। तो 258 साल तक चली थी वो कंपनी, ठीक। और जो भी उसका पावर थी, जितनी पावर उसके पास संसद ने दे रखी थी, उसको पूरा ही ब्रिटिश क्राउन या वहाँ की महारानी या राजा को ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है। दूसरा था, भारत के गवर्नर जनरल का अब पदनाम बदल दिया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया, ठीक है। वो अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि उसको बना दिया गया। और पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा है ये, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो 1773 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक। फिर उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो देखिए, तो सबसे पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर गवर्नर जनरल का नाम 1833 में चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया 1858 में। तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे इसको कब कब चेंज किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग बनाया गया, ठीक है। दूसरा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, कब बना था, 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में बना था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना था, जो कंपनी बनी थी तभी बोर्ड ऑफ, जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर बन गया था, सीओडी जो कहते थे, सीओडी बन गया था। तो इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान शुरू किए गए द्वैध प्रणाली का अंत हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान जो द्वैध प्रणाली चालू हुई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, उसको समाप्त करके पिट्स इंडिया द्वारा लागू द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया की द्वैध प्रणाली का समापन कब किया गया था, तो 1858 के अधिनियम में कर दिया गया, ठीक है। अगला क्या है कि भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, भारत सचिव सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। तो सेक्रेटरी एक बनाया गया जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, उसको भारत का सचिव कहा जाता था इसको, ठीक है। वो भारत जो कि ब्रिटेन कैबिनेट का ही सदस्य था, जो ब्रिटिश का कैबिनेट मंत्रालय था उसी का सचिव था, वो उसी का सदस्य था, सॉरी सचिव नहीं था, वो भारत का सचिव था, सदस्य था कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का। अगला है, इसने भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए, ये काउंसिल ऑफ इंडिया अलग है, और वायसराय की जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो काउंसिल अलग है, ठीक है। तो ये काउंसिल की स्थापना की गई। यह परिषद एक सलाहकारी संस्था थी, तो ये भी याद रखिएगा, ये सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, जो राज्य सचिव था ये वाला भारत सचिव, उसको परिषद का, इस पर काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। दूसरा है, इसने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गठित किया था, कारपोरेट निकाय के रूप में इसको गठित किया गया था, ठीक है।
तो इस अधिनियम ने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कारपोरेट निकाय के रूप में गठित किया जो भारत और इंग्लैंड मुकदमा कर सकता था, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये सब बात हुई थी 1858 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इसमें वायसराय बना दिया गया था। ये पद भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के वायसराय बना दिया गया। पहला जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ध्वज प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, भारत सचिव नाम का एक पद को सृजन किया गया, जो कि ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य था और वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो एक सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो सचिव था उसका भारत सचिव। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर उसके तुरंत ही बाद ही 2 साल बाद ही फिर से एक, समझ लीजिए कि महारानी का, जो वहाँ की महारानी थी, उसका जो था, उसका फरमान कह सकते हैं या उसका नियम कह सकते हैं इसको, भारत परिषद अधिनियम, जो वहाँ की जो रानी थी उसी के माध्यम से ये पूछ के ये अधिनियम बना था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करेगा। तो वायसराय जो है, जो वायसराय की जो परिषद थी, जिसमें 12 सदस्य, अभी उससे पहले हम देखते 12 सदस्य हो गए थे, जो स्थानीय लोगों को भी उसमें शामिल करेगा, वह अब क्या करेगा, कुछ भारतीयों को भी रखेगा। तो क्यों किया गया कि जो असंतोष था भारतीयों में, तभी तो 1857 की क्रांति हो गई थी, तो उसी के परिणाम स्वरूप कुछ भारतीयों को भी रखेगा ताकि उनकी बात को सुनी जाए, ताकि इस भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। तो उनको विस्तारित किया गया, उसकी वायसराय की जो भारतीय परिषद थी उसको विस्तारित किया गया और भारतीय लोगों को शामिल किया गया जिनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करना था, वो गैर सदस्य रहेंगे। वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को रखा। तो 1862 में ही लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को रखा था। बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा और सर दिवाकर राव को नामित किया था। तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। प्रथम बार भारतीय शामिल किए गए काउंसिल में वायसराय के, उसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिवाकर राव थे। ठीक है, तो मेन सदस्यों को शामिल किया गया। कोई सबके लिए नहीं खुली थी, आम जनता के लिए नहीं थी, राजा महाराजाओं के लिए तक ही सीमित थी। ठीक है, अगला है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया यहाँ से। पहले तो 1857 की क्रांति से पहले तो सेंट्रलाइज कर रहे थे लोग पावर, सिर्फ वहाँ की जो संसद थी उसको पावर देते जा रहे थे, मगर वही विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने के बाद में तरह तरह के ग्रह बनेंगे, तो वही ग्रह बनना शुरू हो गए हैं। तो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो विदेशी जो विधायी शक्तियाँ थी उनकी बहाल कर दी गई। अब जो है मद्रास और बम्बई भी अपने लिए कानून बना सकती हैं। अब वो वायसराय से नहीं पूछेंगी, मगर वायसराय की अंतिम अनुमति आवश्यक थी। वैसा नहीं कि मनमानी तरीके से कुछ भी बना देंगे वो। तो विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई या स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, अब 1937 में ऐसा किया गया, ये तो 1861 में ही अभी। इसने बंगाल में 1862 में गठित इसने बंगाल 1862 में गठित किया। उत्तर पश्चिम प्रांत 1886 में गठित हुआ। पंजाब 1897 में गठित हुआ के लिए नई विधान परिषद या उच्च सदन के रूप में उच्च सदन के गठन का प्रावधान किया। तो देखिए अब क्या हुआ, बंगाल में उत्तर पश्चिमी प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद बनेगी, एक उच्च सदन जिसको कहते हैं, जो आज हमारा विधान मंडल होता है जिसको कहते हैं, विधान परिषद, विधान मंडल जिसको कहते हैं हम लोग, विधान मंडल, या जैसे राज्यसभा है उच्च सदन, उस तरह के सदन बनाने की इन्होंने बात की। तो देखिए अब विधायिका, अब सेंटर में क्या था, सेंटर में अभी जो सदस्य आए हैं वायसराय में भारतीयों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सेंट्रलाइज, एक संसद की तरह कार्य करने का प्रारंभ शुरू हो गया है। ठीक है, जो विधायी कार्य शुरू करेगा, बताए थे ना ऊपर वाले पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें बताए हैं हम कि संसद की तरह ही ब्रिटिश संसद को फॉलो करके ही नियम कानून बनते थे। जो भारत के गवर्नर जनरल का जो वो था, विधायी शक्तियाँ थी, विधायी जब कार्य करता था, जब कोई नियम कानून बनाते थे तो वो लोग बैठते थे, जिस तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो होता था वहाँ पे ब्रिटिश संसद में, उसी तरह का ही लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो सेंटर में था, अब स्टेट में कहा गया कि जो प्रांतीय शक्तियाँ दी गई मद्रास को, बम्बई को,
और नए जो क्षेत्र गठित किए गए, तो बंगाल में गठित, उत्तर पश्चिम प्रांत में गठित और पंजाब में गठित नई विधान परिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन इसमें शुरू हुआ। अगला है, आपातकाल की स्थिति में वायसराय को परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो बार बार ये पूछता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में आई है, तो 1861 के अधिनियम में दी गई है। वायसराय को जारी करने की शक्ति दी गई और जो जारी होने की तारीख से 6 महीने तक वैध रहेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ से लिया गया है। तो अब अगर आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछा है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। अगला है पोर्टफोलियो प्रणाली, जो विभागीय प्रणाली आज हम देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय के लिए अलग मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलग है, शिक्षा मंत्रालय के अलग हैं, जल मंत्रालय के लिए अलग हैं। उस तरीके से विभागीय प्रणाली की शुरू हुई, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हो गई 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था इसको। ठीक है, तो 1861 में इसको मान्यता दी गई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1859 में, मगर 61 में इसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, ये सही लागू करो। तो वायसराय की काउंसिल के एक सदस्य को एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और वह काउंसिल की ओर से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था और आदेश जारी कर सकता था। तो जैसे आज विभाग हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे है, जैसे विभाग में उस तरह की प्रणाली शुरू की गई। तो पूछता है कि विभागीय प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो 1861 के अधिनियम में प्रावधान था। उससे पहले ही 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 तक आ गए हम। तो 92 का जो अधिनियम था वो क्या कहता है, तो पहला है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, हालांकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रहा। तो अब देखिए, विधान परिषद जो था, अभी ऊपर ही बताया था कि विधान परिषद की गठन किया गया। ये देखिए, ये विधान परिषद की सहमति, जो आपातकाल की स्थिति में वायसराय को विधान परिषद, जो उनकी जो कार्यकारी सब जो विधायी थी, बताया नहीं, तो विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया था। एक अधिनियम जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें अलग कर दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम था उसको बताइए। तो देखिए यहाँ पे है 1853 का जो एक्ट है, उसमें कहा गया है कि अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल को विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। जो विधायी थे, इसी को हम विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, इसको केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता है इसको। ये विधायी जो था, ये विधायी वाला कार्यक्रम जो अलग कर दिया गया था 1853 के अधिनियम में, तो इसी को हम लोग विधायी परिषद कहते हैं। याद रखिएगा इसको, इसलिए हम यहाँ लाए हैं आपको। तो यही बता रहा है कि आपातकाल की स्थिति में जो विधान परिषद की सहमति से, तो विधान परिषद की सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात है पोर्टफोलियो की, तो शुरुआत पढ़ ही लिए हैं। अब 1992 वाले देखते हैं। तो 1992 में ये केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों को संख्या को बढ़ा दी गई। तो प्रांतीय विधान परिषद कब बनी, तो यहाँ देखिए ये लिखा है 1858 वाला जो एक्ट था, 61 वाला, उसमें क्या कहा गया कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में और पंजाब वाले क्षेत्र में नई विधान परिषद की गठन की जाएगी। तो जो वायसराय था, जो गवर्नर थे जो इस क्षेत्रों के, उन गवर्नरों के अंदर भी जो उनके जो सहायता के लिए जो सदस्य रहते थे, उन सदस्यों में कह रहा है कि वो नई विधान परिषद हैं, उनके गठन का प्रावधान किया जाएगा। तो उनका जो विधायी कार्य होगा, जो विधान बनाएंगे, उनके लिए नई विधान परिषद कही जाएगी उनको। जब वो लोग उच्च सदन कहा जाएगा, उसमें वहाँ के लोगों को शामिल उसमें किया जाएगा। सिर्फ जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, तो उसमें तो गवर्नर जनरल चाहेंगे उसको लेंगे, मगर वहाँ के लोगों को भी अब शामिल किया जाएगा, जो कि उच्च सदन कहा जाएगा जिनको। ठीक है, तो वही ये कह रहा है केंद्रीय जो अभी 1853 में जो देखे थे केंद्रीय जो विधायी शक्तियाँ उसकी अलग की गई थी, वो वाला केंद्रीय, और प्रांतीय विधान वाला ये वाला जो प्रांतीय है, प्रांतीय जो परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी मतलब कि वहाँ के लोगों की संख्या को और बढ़ा दिया गया था। संख्या तो यहाँ तो कुछ बढ़ाई गई इस वाले में, अधिनियम में 1861 वाले में, तो कुछ लोगों को लिया गया, मगर इनकी संख्या को 1892 में और बढ़ा दिया गया। ठीक है, और 1853 वाले में पहले ही केंद्रों में ये जो विधान परिषद थी उसका गठन कर दिया गया था, विधान परिषद का गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें भी, उसमें 1853 में कहा गया था इसमें गैर सरकारी सदस्य रहेंगे और इसमें उनको बढ़ा दिया गया। तो यही इसे पहले कहने का मतलब है। दूसरा, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, इन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिकाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।
आप सोच रहे हैं कि बना कब कि ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो एक तो 1853 में बन गया था कि कार्यकारी को अलग कर दिया गया, कार्यपालिका को अलग कर दिया गया और विधायिका को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया। तो ये बता रहा है कि अब जो है कार्यपालिका जो कार्य करेगी तो ये पैसा लेके कार्य करेगी। तो ये पूछ रहा है, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और बजट पर चर्चा करने के लिए कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कार्यपालिका में मेन जो थे वो ब्रिटिश लोग थे, और जो विधायिका थी इसमें हमने गैर लोगों को भी शामिल करने का वो कर दिया है। तो भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर उत्तर अगर मिल गया तो उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको पूरा क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो सरकार के सदस्यों का बहुमत बरकरार रखा गया। तो संख्या तो बढ़ाई गई, मगर विधान परिषद में केंद्रों में और प्रांतों में दोनों में बढ़ाई गई, मगर जो सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ी है, मगर जो सरकारी सदस्य थे आज भी वो बहुमत बरकरार है, उनका ही बहुमत है। तो इस बात को समझिएगा। अगला है, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, मगर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। न पूरक प्रश्न पूछना था इनको, न ही वोट करना था इनको। वोट का भी अधिकार इनको नहीं दिया गया। कटौती प्रस्ताव लाने का भी प्रस्ताव नहीं दिया गया इनको। कटौती प्रस्ताव भी नहीं ला सकते थे, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। बस इनको चर्चा कर सकते हैं कि हाँ इतना क्यों खर्चा हो रहा है, इतना ये थोड़ा थोड़ा ये लोग पूछ पा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा बजट पे कंट्रोल इनका नहीं था। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों का। अगला है कि इनमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का भी प्रावधान किया गया। तो गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। कौन करेगा? केंद्रीय विधान परिषद जो हम 1853 का जो देखे थे उसमें विधायी शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई थी। तो विधायी जो अलग जो हुआ था उस विधायिका को हम केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, और 1861 वाले में 1853 में जो प्रांतों में विधायिका बनाई गई, मद्रास मुंबई में तो थी ही। मद्रास में जो उसके जो गवर्नर थे, मुंबई में जो उनके गवर्नर थे, यहाँ तो विधान परिषद उनकी विधान परिषद थी ही, पहले से ही थी। वो लोग विधान तो बनाते थे ना अपने एरिया के लिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, बंगाल में, पंजाब में भी विधान परिषद बनाया गया, जो कि 1861 में अभी ऊपर हमने देखा है। तो उसी में बता रहा है कि केंद्रीय जो विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाने लगे थे। केंद्रीय विधान परिषद में भी गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन प्रारंभ हो गया। जैसे कि हमारे राज्यपाल जो मनोनयन करते नहीं हैं, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन हमारे जो राष्ट्रपति हो करते हैं, उसी तरीके से केंद्रीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषदें और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अगला है, प्रांतीय विधान परिषद में जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापारी संघों, जमींदार और चैम्बर की सलाह पर गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें भी मनोनयन चालू हो गया था। तो मनोनयन यहाँ शुरू हो गया था। ठीक है, अगला है, इस अधिनियम ने निर्वाचन इलेक्शन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्यों के लिए एक समिति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया, मगर सदस्यों के मनोनयन और सीमित और अप्रत्यक्ष मत निर्वाचन का भी प्रावधान किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1992 वाला, 1892 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहीं कहीं मैं फंस जा रहा हूँ तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा। अभी कुछ धीरे धीरे इसको प्रोसेस में आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा उसका। ठीक है, थोड़ा सा फंस जाते हैं तो इसका शिकायत मत कर दीजिएगा, कमेंट करके शिकायत मत करिएगा कि बोलना नहीं आ रहा है। तो कोई शुरू करता है आदमी किसी चीज़ का तो धीरे धीरे ही सुधार होता है। ठीक है, तो अगला जो भारत परिषद अधिनियम 1909 वाला है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अब इसके पहले जब इतिहास आप पढ़ते होंगे तो 1906 से 7 में थोड़ा भी आपको या आइडिया होगा, तो 1906-7 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है। समझ रहे, बंगाल विभाजन हो चुका है, सूरत विभाजन भी हो चुका है, अब मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी है इस समय। तो उसी के आधार पे यहाँ पे भी रेगुलेशन में चेंज आएगा और मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है, क्योंकि मार्ले जो है, तो मार्ले जो भारत सचिव है, जिसका जो 1958 के अधिनियम में
भारत भारत सचिव का जो पद का सृजन हुआ था, उसी वही मार्ले है, वही पद वाला जो सचिव है वो मार्ले है, भारत सचिव है। मिंटो जो है, मिंटो द्वितीय है। तो मिंटो जो है ये भारत का वायसराय है। तो ये दोनों मिल के ही इस अधिनियम को बनाए थे। तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक है। तो क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया, देखिएगा किस तरह से मुस्लिम लीग का प्रभाव इसे पड़ता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार कहा गया इसको। तो इसमें क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ा के अब 60 कर दिया गया। अचानक से इतनी वृद्धि कर दी गई इसमें, केंद्रीय विधान परिषद में, जो 1853 में बनी थी, ठीक है। हालांकि प्रांतीय परिषदों में यह संख्या एक समान नहीं थी, और प्रांतीय जो परिषद थे उसमें संख्या को समान नहीं रखा गया, एक समान नहीं थी, 60 वृद्धि नहीं की गई थी, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। तो समझ रहे हैं बात को आप। तो प्रांतीय वाले में क्या किया गया कि सरकार जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें जो था गैर सरकारी सदस्यों को कम रखा गया, सरकारी सदस्यों का बहुमत ज़्यादा रहा। अब गैर सरकारी सदस्य समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सरकारी का मतलब है कि जिनका चयन ब्रिटिश सरकार कर रही हो या वायसराय कर रहा हो वो सरकारी होंगे, और जिनका वहाँ के लोकल लोगों द्वारा चयन हो रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन द्वारा जो भारतीय लोग जा रहे हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो सेंटर में जो था वो सरकारी सदस्यों की बहुमत थी, जबकि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखने की अनुमति मिल गई थी वहाँ के वायसराय को, कि उनको वायसराय को कहा गया कि आप जो हैं अधिक से अधिक भारतीयों को भी अपने काउंसिल में शामिल कर सकते हैं, वहाँ की विधान परिषद में शामिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रोक नहीं है, ठीक है। अगला है, विधान परिषद को अधिकार विचार विमर्श की शक्तियाँ भी दी गई। तो विधान परिषद को अधिकार विचार विमर्श की शक्तियाँ दी गई, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति भी दी गई, ठीक है। तो बजट पर विधान परिषदों को अधिक विचार विमर्श की शक्तियाँ दी गई, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछ सकता है कि इतना पैसा आप क्यों खर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे ज़रूरत है हमको, रक्षा पे, तो कहेगा कि हम करेंगे। तो आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे 1992 वाले में, 1892 वाले में, मगर 1909 में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और बजट पे प्रस्ताव, जैसे कटौती प्रस्ताव, तमाम तरह के जो बजट के प्रस्ताव होते हैं उनको पेश करने की अनुमति दी गई इसमें। तो बजट पे अधिक शक्ति दे दी गई, ठीक है, विधान परिषद को। अगला है, बजट की अलग अलग मदों पर मतदान की अनुमति भी दी गई। तब बजट पर अलग अलग मदों पर, जैसे आज मतदान होता है वर्तमान समय में, उस तरह का अनुमति दी गई कि अब मतदान होगा, ठीक है। 1892 में मतदान नहीं था। समग्र रूप से बजट पर अभी भी मतदान की अनुमति नहीं थी, मगर पूरे पर नहीं, कुछ मदों पे, अलग अलग मदों पे दी गई थी, मगर संपूर्ण मदों पे नहीं दी गई थी, ठीक है। समग्र रूप से बजट पर अभी मतदान की अनुमति नहीं थी, कुछ विशेष, कुछ छोटी छोटी चीज़ें रही होंगी जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं रहता होगा, उन पर दी गई होगी। तो पार्शियल मतदान की प्रणाली प्रारंभ हो गई थी बजट पे, ठीक है। अगला है, सबसे खतरनाक यही है, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, और केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कर सकता है। तो पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का यही मतलब हुआ कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। फलस्वरूप लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, ये दोनों इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ में, जो तमाम एग्जाम, जितना भी एग्जाम हुए हैं, ये 3 स्टेटमेंट तो पूछा ही है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का जन्म किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। मिंटो कौन था, तो मिंटो वायसराय था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का उस समय वायसराय था। अगला है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, तो इसकी कार्यकारिणी परिषद अलग जो बनी थी 1853 में, याद है कि नहीं, 1853 में जो कंपनी की जो विधायी शक्तियाँ थी और कार्यकारी शक्तियाँ थी उसको अलग कर दिया, कंपनी की नहीं, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी शक्तियाँ थी उसको अलग कर दिया, विधायी शक्तियाँ अलग कर दिया गया था, कार्यकारी जो थी। तो अब इसको क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है, इसको विधान परिषद कहा जाता है, और कार्यकारी को कहा जाता है वायसराय की कार्यकारी परिषद। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। तो इसमें अब देखिए, विधान जो परिषद थी, जो विधायिका वाली थी, इसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें वाराणसी के राजा थे और कौन, दिवाकर जी थे,
इन लोगों को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। तो विधायी परिषद में विधान परिषद में शामिल किया गया था, उनको विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया था, और कार्यकारी में अभी किसी को शामिल नहीं किया, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। पहली बार कार्यकारी में इस अधिनियम में शामिल किया गया था 1909 वाले अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। और पहले भारतीय क्या कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये याद रखिएगा। कार्यकारी में है, विधायी में तो पहले ही 3 राजाओं को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है, अभी देखिए ये यहीं पे लिखा हुआ है 1861 का अधिनियम है, इसमें राजा किसका लिखा है इसमें देखिए। इस अधिनियम में प्रावधान किया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करेगा। वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधायी परिषद, देखिए विधायी लिखा हुआ है यहाँ पे, विधायी परिषद में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिवाकर को। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने में कम से कम कितना समय लग जाता है आप समझ नहीं पाएंगे इसको। 1-2 साल 3 साल अगर पढ़ाई लगातार करते हैं समझ में नहीं आएगा। ये विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अभी जो बता रहा हूँ बार बार अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ विधान परिषद में इनको शामिल किया गया था। और इसमें जो है 1909 वाले में क्या कह रहा है कि ये पूछता है अलग अलग क्वेश्चन कि विधायी परिषद में कब शामिल किया गया था, 1861 में। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय को किसको शामिल किया गया था? तो पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। कार्यकारी परिषद पूरा मेन थी इसमें, विधान परिषद बहुत ज़्यादा मेन नहीं थी, मेन परिषद वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये प्रथम विधि सदस्य भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब प्रथम कार्यकारी परिषद में शामिल होने में प्रथम भारतीय भी थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो 1861 में अब बता देते हैं आपको, लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्यकारी और विधायी परिषद, इसमें भारतीयों को शामिल कब किया गया? भारतीय में पहले इसमें बनारस के राजा थे, बनारस किंग, पटियाला किंग और सर दिवाकर राव, तो दिनकर सर दिनकर राव, ठीक है। और इसको शामिल किया गया था 1861 के अधिनियम में, ठीक। और 1909 के अधिनियम में कार्यकारी परिषद में वायसराय कार्यकारी परिषद में किनको शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था पहली बार 1861 में, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, अब समझ लीजिएगा इसको भाई साहब, ठीक है। तो जो जितने विद्यार्थी नए हैं वो इस बात को धीरे धीरे समझिएगा, जो लोग अनुभवी लोग हैं वो तो सभी जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लीजिएगा। और जो बिगिनर है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और सरल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, मातृभाषा में, तो बहुत इसको टेंशन मत लीजिएगा। कहीं भी कोचिंग भी करेंगे तो यही चीज़ पढ़ाई जाएगी। पैसा 1.5 लाख रुपये दे के करेंगे तब भी यही पढ़ेंगे, और फ्री में पढ़ेंगे तब भी यही पढ़ेंगे। तो चुपचाप इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इतना डिटेल में वो लोग नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं, मगर वो लोग समय, उनको ज़्यादा क्लास लेनी रहती है ना। एक दिन का उनका एक क्लास का लगभग 40,000 50,000 रुपये सेट होता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। पढ़ना होगा तो पढ़िएगा भैया इसको। अगला है कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसमें किया गया था 1909 में, ठीक है। देखिए, मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया, प्रेसिडेंसियों के लिए अलग कर दिया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग कर दिया गया, विश्वविद्यालयों के लिए अलग, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 1909 का हो गया अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। अगला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। तो इसमें जो मॉन्टेग्यू था वो भारत सचिव था, ये याद रखिएगा, भारत सचिव था ये। और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था ये, ठीक है, वायसराय था चेम्सफोर्ड, तो इसको याद रखिएगा। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरुआत करनी है। जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरुआत करने के लिए 1917 में इन्होंने घोषणा की थी। अब इस समय 1919 का जो एक्ट आ रहा है उससे पहले क्या क्या हो गया है? तो अगर इतिहास पढ़े होंगे आपको तो पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया है, रूस की क्रांति 1917 में हो गई थी, उसके बाद में हुआ है 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, और
असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो कई चीज़ें चल रही हैं इसमें, ठीक है। उसी समय जिम्मेदार शासन का क्रमिक गांधी जी भी आ गए हैं और चंपारण भी हो गया है और अहमदाबाद हो गया है। सभी आंदोलन इस समय खत्म हो गए हैं। अब रोलेट एक्ट इसमें आ चुका है, ठीक है। उस समय ये आ रहा है तो उसमें क्या है, इसने जो है क्या क्या और प्रावधान है, तो इसने प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में अर्थात केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। तो मोंटेग्यू चयन सुधार ने ये किया कि जो जितने भी विषय होते हैं, विषय मतलब जैसे अभी आप समवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची जो पढ़ते हैं, उन जितने विषय हैं उन्हीं विषयों को इसने केंद्रीय विषय के रूप में और प्रांतीय विषय के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। ये करने का प्रावधान किया। यह वर्गीकरण हस्तांतरण नियमों डिवोल्यूशन रूल द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें केंद्र से प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके, ठीक है। तो केंद्र कितना संभाले, अब दबाव भी बन रहा था कि नहीं अकेले सेंट्रलाइज पावर है, तो डिसेंट्रलाइज के प्रोसेस में इन्होंने दो तरह के बनाए, एक केंद्रीय विषय, एक प्रांतीय विषय। जैसे हम लोग बनाए हैं केंद्र विषय की, केंद्र की सूची है और राज्य की सूची है, उस तरह से इसमें सूचियाँ बनी, ठीक। तो प्रांतीय विषय में द्वैध शासन का तत्व, प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन के तत्व थे या द्वैध शासन प्रणाली पेश की गई, ठीक है, इस अधिनियम में। तो इस विषय को दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो अब देखिए दो तरह का विभाजन था भाई, याद इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले था कि केंद्रीय विषय और था प्रांतीय विषय, ठीक है। सेंटर ने बांट दिया, ठीक, प्रांत में दो तो बांट दिया। अब प्रांतों में भी सुनिए, तो प्रांतीय विषय में द्वैध था, तो इसमें क्या था, आरक्षित, एक थी हस्तांतरित, ठीक है, आरक्षित या हस्तांतरित थी, याद रखिएगा। प्रांतों में भी दो भाग था इसमें, तो इसी को प्रांतों में द्वैध शासन कहा जाता है। तो उसमें जो आरक्षित थी वो मुख्य जिसमें पैसा वाला ज़्यादा था, कि पैसा वसूली के राजस्व वाला, ये सब जो मामले थे, जो इंपॉर्टेंट मामले थे, सुरक्षा वाले मामले थे, कम्युनिकेशन था, इनमें क्या किया कि इसको जो गवर्नर थे वहाँ के राज्यों के प्रांतों के जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, उनकी परिषद द्वारा इसको शासित किया जाता था, इसकी देखरेख की जाती थी। आरक्षित विषयों का, हस्तांतरित विषयों का क्या किया जाता था, जो विधान परिषद वहाँ बनी थी, जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उनको हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि प्रांतीय विधान परिषदों में कौन थे, लोकल लोग शामिल थे, उसमें भारतीय लोग थे, इसलिए उन्होंने हस्तांतरित विषय में लोकल छोटे छोटे विषय दे दिए थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था ये। तो इस वजह से इन्होंने दिया था। यहाँ पे भी चालें थी इनकी, बहुत बड़ी चाल थी इनकी, कि आरक्षित विषय इन्होंने अपने लिया मुख्य विषय, और जो बस इनको खुश करने के लिए हस्तांतरित विषय दे दिया कि नहीं, जिनको कुछ भी पावर नहीं दिया गया है, जिनको खूब भूख लगी हो उनको आधा रोटी दोगे तो बहुत तेज खाएंगे उसको। तो वही बात यहाँ पे थी, बहुत तेज लोग खुश हो गए थे, जो यहाँ पे लिबरल लोग थे बहुत खुश हो गए, ठीक। तो याद रखिएगा इस तरह से। तो देखिए पहले क्या था कि प्रांतीय विषय में द्वैध शासन था, पहले क्या था, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय और केंद्रीय विषय को हस्तांतरित कर दिया गया। तो जो राज्य सूची का विषय था उसमें भी दो था, एक आरक्षित विषय हुआ, ठीक है, एक हस्तांतरित विषय हुआ। तो आरक्षित विषय जैसे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद जो थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, इसलिए वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। ये विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, जो वहाँ के गवर्नर थे मद्रास के, मान लीजिए जो गवर्नर है मद्रास के, उनकी जो परिषद है वो देखेगी आरक्षित विषय को। और हस्तांतरित विषय था यह विषय जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था, वे भारतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है। तो कार्यकारी जो परिषद थी ये अलग थी, और जो विधायी परिषद होती जिसे विधान परिषद कहते थे, तो उनको ये विषय दिया गया हस्तांतरित विषय। इसमें भी गवर्नर जनरल शामिल होंगे, मगर इसमें जो अन्य लोग होंगे वो भारतीय भी होंगे, और कार्यकारी परिषद में अभी भारतीय शामिल नहीं हुए हैं। जो राज्यों की जो कार्यकारी परिषद है, जो प्रांतों की है, उसमें भी अभी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। प्रथम भारतीय जो केंद्रीय में शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद जो थे वो शामिल हुए थे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था, वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो हस्तांतरित विषय वाले जितने भी थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यूपीएससी 2022 में ये बात को पूछा है, इस बात को, इसकी महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। ये कई बार पूछा है, तो मान लीजिए इसमें दे दिया गया है, नोटिफाई कर दिए हैं, मगर ये कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है द्विसदनी विधायिका की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में कर दी गई।
तो भारतीय जो विधान परिषद थी, जो भारतीय सेंटर में जो विधान परिषद थी, अब द्विसदनीय विधायिका, जैसे आज संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है, उस तरीके से प्रावधान किया गया, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद जिसको हम कहते हैं और एक निचला सदन जिसे विधानसभा शामिल था। अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। तो जो उनका परिषद था, ठीक है, निचला सदन था विधान परिषद, अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, अब क्या था, सेंटर में ये वायसराय बैठा है, यहाँ पे वायसराय, इसकी अपनी एक जो है कार्यकारिणी परिषद, वायसराय जो है इसकी अपनी जो है एक कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद है। इसमें अभी हमारे सत्येंद्र प्रसाद इसमें काम कर रहे हैं विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, अब क्या है, इनकी एक विधायिका भी है, विधान परिषद जिसको कहते हैं, विधान परिषद। ठीक है, तो ये विधानसभा वाली विधान परिषद है, ये सॉरी विधान परिषद उच्च सदन है, ये वाली है विधान उच्च सदन इसको कहते हैं, उच्च सदन। दूसरा एक अलग बनाया गया, उसको कहा गया विधानसभा। विधानसभा ये विधान परिषद है, ये उच्च सदन है, ये जो है इसमें जो नियंत्रण अधिक से अधिक वहाँ का रहेगा, वायसराय का रहेगा। और यहाँ पे चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। यहाँ पे लोकल लोग आएंगे, ठीक है, इसमें चुनाव होके आएंगे लोग, ये इसको निम्न सदन कहते हैं, ये बदलते रहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, वायसराय कंट्रोल इस पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का अब जैसे आज है संसद है, संसद में राष्ट्रपति होते हैं, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस चालू कर दिया गया 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो विधानसभा शामिल किया गया और अधिकांश को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाना था। ठीक है, अगला है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यीय कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय थे। तो अब देखिए इसमें बदला गया, फिर से यहाँ बदला हुआ। तो जो अब बताए थे कि वायसराय कार्य लिखे थे, इसीलिए मैं लिख दिया था वायसराय। इसकी कार्यकारिणी परिषद अलग है, कार्यकारिणी परिषद अलग है। फिर अब इसके बाद में यहाँ पे है हमारा विधानसभा, विधान परिषद जिसको उच्च सदन कहते हैं, और यहाँ पे है विधानसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा इसमें। यहाँ सदस्य चुन के आएंगे, लोग चुन के भेजेंगे यहाँ पे, जो आज संसद है ये है। तो इस कार्यकारिणी परिषद में यहाँ पे ये जो है 3 सदस्यों को यहाँ पे रखा गया है, इसमें नहीं, इन दोनों में नहीं, यहाँ पे रखा गया। थोड़ा सा दिमाग को घुमाइएगा, दौड़ाइएगा, इस तरह से बात लीजिए। इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिख लेंगे या बार बार रिवाइज करेंगे तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। और इसे क्वेश्चन पूछता है तभी इतना मेहनत हो रही है इस पर। ठीक है, तो इस तरह की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको देख लीजिएगा भैया, बढ़िया से समझ लीजिएगा। समझा तो ठीक ही रहे हम अपने हिसाब से, अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। भाषा पर मत जाइए, मेन भावनाओं को समझिए और चीज़ों को समझिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो एग्जाम में। अब बहुत अच्छा ही, बहुत प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और आप एग्जाम में कर ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, न समझ पा रहे हैं। तो ये बात को समझिए, जो ये कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 सदस्य जो हैं वो भारतीयों को रखा गया इसमें। तो ये कार्यकारिणी परिषद ये है। ठीक है, अगला है सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन। अब निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया गया कि जैसे भारतीय ईसाई हैं तो ईसाइयों को बस ईसाई ही वोट देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये कमज़ोर करने के लिए कि जितना मान लीजिए अब सब भारतीय हो जाएंगे और सबको एक ही जो निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा तो इसमें हिंदू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जीत के चले जाएंगे। ठीक है, ईसाई एक भी नहीं जीतेंगे क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी। इसलिए अब कहा गया सिख जो हैं, सिखों को खुश करने के लिए कि सिख जो हैं, ये सिख अगर उम्मीदवार खड़ा तो सिर्फ सिख वोट देगा, ईसाई खड़ा तो सिर्फ ईसाई ही वोट देगा, और आंग्ल यूरोपीय अगर खड़े हैं तो आंग्ल यूरोपीय ही वोट देंगे। ठीक है, इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल यूरोपीय और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। हालांकि संपत्ति, कर, शिक्षा आदि के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। तो जिनके पास अधिक संपत्ति है, जो कर देते हों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सीमित मताधिकार भी इसमें दिया गया था। पूछा सीमित मताधिकार का जो अवधारणा थी किस अधिनियम में आई थी, तो 1919 के अधिनियम में आई थी। अब इस बात को समझ सकते हैं इसमें, इसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, शिक्षित महिलाएं भी हो सकती हैं, कर महिलाएं भी दे सकती हैं, संपत्ति महिलाओं के पास हो सकती है,
तो डिफ़ॉल्ट में है कि महिलाओं को भी इसमें लगभग शामिल, कुछ हद तक शामिल किया गया होगा। ठीक है, अगला है कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो अब प्रांत में जो है, जब विषय ट्रांसफर हो गया तो अब जैसे अभी प्रांत का अलग जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का अलग बजट आता है, केंद्र सरकार का अलग बजट आता है, तो उसको अलग अलग, उनको बजट को अलग कर दिया गया 1919 के अधिनियम में। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और प्रांत अपना बजट बनाने की अनुमति प्रांतों को दे दी गई, पहले नहीं थी। ठीक है, एक नए पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिएगा याद कि एक नया पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया गया और भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को इनको हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो उच्चायुक्त का निर्माण किया गया, इनके पद का सृजन किया गया। ठीक है, और कुछ जो सब्जेक्ट हैं, कुछ कार्य सचिव के हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए वर्ष 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, जो आज देखते हैं आप लोक सेवा आयोग, उस तरह से स्थापना हो गई। तीसरा, इस अधिनियम ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था, नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर का उद्घाटन वर्ष 1921 में हुआ। इसमें 120 सदस्य थे और जिसमें 108 राज्यों के राजकुमार थे और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि थे। इनका अध्यक्ष वायसराय होता था। इन्हें सामान्य हितों के मामले पर परामर्श इसने सामान्य हितों के मामले पर परामर्श और चर्चा को सुविधाजनक बनाया। ठीक है, थोड़ा फंस जा रहा हूँ तो देखिएगा। तो 120 सदस्य थे, जिसमें 108 राज्यों के राजकुमार थे और अन्य जो थे राज्यों के 12 प्रतिनिधि थे। इसके अध्यक्ष वायसराय या गवर्नर जनरल होता था। इसने सामान्य हितों के मामलों पर परामर्श और चर्चा को सुविधाजनक बनाया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद इसकी कार्यप्रणाली की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया था। 10 साल बाद तो वही साइमन कमीशन बना था। इसी पे साइमन कमीशन वैधानिक आयोग था, तो इसी में प्रावधान था साइमन कमीशन का। ठीक है, 1919 के अधिनियम का रिव्यू करने के लिए ही आया था साइमन कमीशन। तो इसको भी देख लेते हैं। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। अपने निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया था और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश मूल के थे। इसी वजह से भारत में साइमन गो का आंदोलन चला था, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विस्तार करने, ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक परिसंघ बनाने तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को बनाए रखने का प्रस्ताव इसने दिया था। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला है, इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद की संयुक्त चयन समिति को प्रस्तुत किया गया। समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के बाद भारत में शासन अधिनियम 1935 शामिल किया गया। तो 1935 भारत शासन अधिनियम इसी के आधार पर आया था। ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है कि किसके आधार पर आया था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आया था। अगला जो सांप्रदायिक पंचायत जो मिला था, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, तो 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की। उन्होंने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखा। ठीक है, और अगला था, इस प्रावधान का विस्तार करके दलित वर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिन्हें अनुसूचित जाति भी कहा जाता था, को भी इसके दायरे में रख दिया गया कि दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल के दायरे को उसने बढ़ा दिया। जिसे गांधी जी ने दलितों वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का विरोध किया और संशोधन की मांग करने के लिए यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद में पूना पैक्ट हुआ। BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसमें हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को तो बनाए रखा गया, लेकिन दलितों वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्गों के संशोधन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगला, सांप्रदायिक पंचायतों में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दिया गया। इसके प्रावधानों को बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया।
तो इसलिए वर्ष 1935 अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का संशोधित सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर गठन किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन कह रहे हैं अगला जो अधिनियम है ये आया, तो इस बात को समझ लीजिएगा पूरा मोटा मोटी कैसे कैसे हो रहा है सब, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन इससे पूछा है, हर साल क्वेश्चन आता है किसी न किसी से। तो भारत शासन अधिनियम जो था बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। इसमें जो थी यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, जितने कॉन्सेप्चुअल थे उधर बीत गए, अब इसमें थोड़ा पढ़ना है, हल्का हल्का इसमें समझना है। बाकी 1919, 1909, 1891 और 1861 वाला, इन्हीं तो थोड़ा समझने की बात थी। जो काउंसिल थी और परिषद थी, अब वायसराय की कार्यकारी परिषद, इसी में कन्फ्यूजन होता है बार बार, तो उसको काफ़ी अच्छे से हमने बताया है। उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसमें जो थी 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी, याद रखिएगा। तो इस अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय परिसंघ, यही कम से कम यूपीएससी में 3-4 बार पूछा है, अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना, प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना, ये भी पूछता है, ये भी स्टेटमेंट पूछता है कि एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। हालांकि इस परिसंघ में रियासतों को शामिल रियासतों के शामिल न होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो हालांकि इस परिसंघ में रियासतों को शामिल न होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो पाया, तो ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट पूछेगा तो ये बात सही होगी। स्टेटमेंट पूछता है, इसी पे स्टेटमेंट पूछा है, कई बार स्टेटमेंट पूछा है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला है इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। तो जो भी 3 सूची थी, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वायसराय या गवर्नर जनरल में निहित थी। तो यूपीएससी 2012 में इस बात को ही पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में भी पूछा है, आरआरबी में, सभी एग्जामों में लगभग पूछा है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला है इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, इसके बजाय प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो प्रांतों में, याद रखिए, प्रांतों में द्वैध शासन एंड हो गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार या प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, उनकी शुरुआत की गई। प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई और 1937 के उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया। 1937 में चुनाव हुआ और उत्तरदायी सरकार गठन किया गया। हालांकि 1939 में स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो पूरा जो ये प्रांतीय सरकार थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस अधिनियम ने संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में विभाजित किया। तो अब केंद्र में द्वैध शासन लगेगा, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे, और केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव किया। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हालांकि प्रावधान का भी लागू नहीं हो पाया, मगर केंद्र में द्वैध शासन पूछता है। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किसमें किया गया था? तो किया गया था 1935 के अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में। प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम में। उत्तरदायी सरकार गठन कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 में। ठीक है, सब क्वेश्चन बोला हूँ, अभी कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ। अगला है इस अधिनियम ये तो हो गया, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब देखिए, पहले तो केंद्र में दो ही सदनात्मक व्यवस्था थी, दो सदन थे, केंद्र में थे, सेंटर में थे। अब देखिए इसमें प्रांतों में भी कर दिया गया। प्रांतों के 11 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। विधान परिषद और विधानसभा लागू कर दी गई, लेकिन कई प्रतिबंधों के साथ लागू की गई। ठीक है, जो आज है हमारे उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, जैसे विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या आता है? तो विधान परिषद आता है, अब विधानसभा आती है। ठीक है, उसी तरीके से द्विसदनात्मक व्यवस्था का भी को प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1935 के अधिनियम में। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1919 के अधिनियम में। ठीक है, 3 बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मगर इसमें प्रतिबंध के साथ ये लागू हुआ था। अगला, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यूपीएससी में पूछा था।
और महिलाओं के लिए उसने पूछा था कि महिलाओं के लिए वोट का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था, तो 1935 में लिख के दिया गया था कि महिलाओं के लिए। यूपीएससी में 2022 या 23 में पूछा है यूपीएससी में, तो महिलाओं के लिए वोट का प्रावधान था 1935 के अधिनियम में। इसने वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो जो भारतीय परिषद जो उसके लिए सचिव की हेल्प के लिए बनी थी, भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल, उसको समाप्त कर दिया गया था। ये पूछता है इंडियन काउंसिल का समापन कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम द्वारा 1858 में जो इंडियन काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, मताधिकार का विस्तार किया गया, तो कुल जनसंख्या के लगभग 14% लोगों को मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया इसमें। ठीक है, इस अधिनियम ने देश की मुद्रा ऋण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान इसी में था। तो 1936 में आरबीआई की स्थापना भी हो गई। अगला है कि इसने संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के साथ साथ कई प्रांतों में संयुक्त लोक सेवा का गठन किया। तो लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों का प्रावधान इसमें किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला इस अधिनियम ने 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय की स्थापना इसी ने, इस अधिनियम में प्रावधान था, मगर 1937 में गठन हुआ था। ठीक है, अगला है इसने बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसने बर्मा और म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, तो 1935 के अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया था। 2 नए प्रांत बने थे, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बने थे, ये भी याद रखिएगा। अगला अल्पसंख्यक के हितों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इसमें सुरक्षा के उनके उपाय किए गए हैं। ठीक है, रेल प्रशासन की देखरेख के लिए संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की गई, ये भी बात याद रखिएगा। अगला संघ और प्रांतों के खातों अकाउंट की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। ये भी बात याद रखिए कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस में की गई थी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना, जो आज क्या है हमारे क्या की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी पहली बार। तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1835 का अधिनियम है, इतना इसी में से पूछता है, कई बहुत बार पूछा है। अब भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1947 या स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लेते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1947, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत अधिनियमित करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत के विभाजन को स्वतंत्र अभिराज्यों, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दिया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिस डोमिनियन में कैबिनेट की सलाह के आधार पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत या पाकिस्तान के शासन के लिए ब्रिटेन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, उसमें लिखा था कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला है डोमिनियनों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने का अंगीकरण करने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का प्राधिकार भी शामिल था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला नए संविधान लागू होने तक दोनों राज्यों की संविधान सभाओं अपने अपने राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के अधिनियमों को लागू करने के लिए अधिराज्य की विधायिका को मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है, ब्रिटिश अगर संसद के अधिनियम को लागू करना है तो वहाँ के जो विधायिका है, जो विधानसभा है, उसका जो है मंजूरी उसकी आवश्यक होगी। भारत सचिव का पद को समाप्त कर दिया गया। उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संबंध 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिए गए। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र विकल्प दिया गया कि किसी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला है नए संविधान का निर्माण होने तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा का पालन किया जाएगा, जिसमें संशोधन करने की शक्ति भी शामिल थी। ब्रिटिश सम्राट का विधेयकों को वीटो करने या उन पर आपत्ति जताने का अधिकार समाप्त हो गया।
लेकिन यह शक्ति गवर्नर जनरल के पास बरकरार रखी, जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर विधेयकों को सहमति दे सकता था। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक नाम मात्र के प्रमुख बन गए। भारत का गवर्नर जनरल और जो प्रांत का गवर्नर था वो संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख बन गए, जो अपनी संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे। इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों को भारत सम्राट की उपाधि हटा दी। ठीक है, भारत के सम्राट की उपाधि भी इसने हटा दिया जो वहाँ के राजा थे। अगला, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्ति सिविल सेवा सदस्यों के अधिकार और लाभ बरकरार रखे। अगला, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए अधिराज्य डोमिनियन के पहले गवर्नर बने, जो 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा भारतीय अधिराज्य डोमिनियन की संसद बन गई। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो कैबिनेट बनी थी उसमें कौन कौन क्या क्या बना था ये भी पूछता है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या लिया था, इनका मंत्रालय कौन कौन मिला था? प्रधानमंत्री थे ये, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल का मंत्रालय इनके पास था, वैज्ञानिक अनुसंधान भी इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह विभाग था, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और राज्य के बारे में जो मंत्रालय थे वो भी था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिक्षा थी। जान मथाई के पास रेल परिवहन था। R.K. षणमुगम चिट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम था। सरदार वल्लभ के पास रक्षा था। बलदेव सिंह के पास, राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। H.D. भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय था। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में उद्योग और आपूर्ति था। B.N. गडगिल के पास में निर्माण, खनन और विद्युत था। तो ये पूरा विकास के क्रम में जो था बात हो गई। तो इसे संवैधानिक विकास हुआ था हमारे देश में और संविधान के बनने में प्रोसेस बनता रहा। अब इसी को आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो भी आए तो संविधान की विशेषताएं आएगा, भारतीय संविधान की विशेषता या संविधान सभा, इस तरह से हम लोग एक सीरीज में इसको पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टॉपिक, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है इसके बारे में हमें MCQ जितने भी अभी UPSC से लेके अभी यूपी में जितना आया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूपी में जितना आया है, यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, एक्ट और अधिनियम से, रेगुलेटिंग एक्ट और अधिनियमों से, उसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।